अबीर की नजर बच्चों पर गई, पर अबीर बच्चों की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। बच्चे गुलाल दीदी कहकर सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। गुलाल दीदी कहकर सभी बच्चे पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। वहाँ अब सब इधर उधर नजर दौड़ाकर गुलाल का नाम पुकारने लगे। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? गुलाल की नजर जब बच्चों पर पड़ी तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। सभी बच्चों ने जब गुलाल को देखा तो वो सब गुलाल के पास चले गए। 5-6 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़कियां थी और 2 लड़के। लड़कियों की उम्र एक की 7 जिसका नाम खुशी था, दूसरी की 19 जिसका नाम स्वाति था। जो एक बच्ची वो 2.5 साल की मीठी थी और लड़कों में 2 5 साल के रघु और सोनू थे। गुलाल सब बच्चों को गुस्से से देखकर बोली, तुम लोग फौरन यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। कहकर गुलाल सब बच्चों की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। पर दीदी, छोटा सोनू बोला तो गुलाल ने सख्ती से कहा, मैंने कहा यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। जाओ। गुलाल ने गुस्से से चीख कर कहा, पर साथ में ही खुद बेआवाज रो पड़ी। सभी बच्चे गुलाल का गुस्सा देखकर रोने लगे। दीदी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, आपको अपने साथ यहाँ से लेकर जाएंगे। क्या शोर मचा रखा है यहाँ तुमने? निकलो यहाँ से। एक हवालदार गुस्से से बच्चों को डांटने लगा। बच्चे अब तेज रोने लगे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, कहकर वो हवालदार गुस्से से मीठी पर हाथ उठाने लगा। क्योंकि मीठी छोटी थी इसलिए वो जोर जोर से रो रही थी। सर प्लीज, सर इन बच्चों को कुछ मत करिएगा। गुलाल रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। इन बच्चों को यहाँ से जाने दीजिए। ठीक है, इन बच्चों को कहो अभी के अभी यहाँ से चले जाए, वरना इन सबको उठाकर जेल में डाल दूंगा। हवलदार गुस्से से लाल होने लगा। शर्मा, ये कैसे बात कर रहे हो तुम बच्चों से? शर्मा ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो इंस्पेक्टर विजय खड़ा था। सर, ये बच्चे यहाँ हल्ला मचा रहे थे। जिस लड़की को हमने चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, ये बच्चे उससे मिलने आए हैं। तो क्या हुआ अगर उससे मिलने आए हैं तो? बच्चों से बात करने का सलीका सीखो, जाओ यहाँ से। हवालदार छोटा सा मुंह बनाकर वहां से चला गया। इंस्पेक्टर, बच्चों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? सभी बच्चे एक साथ अपने बारे में बताने लगे तो इंस्पेक्टर ने सबको चुप रहने का इशारा किया। तुम सब एक साथ बोलोगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। इंस्पेक्टर की नजर स्वाति पर गई तो वो उसे देखते ही रह गया। कद काठी बिल्कुल ठीक थी, रंग गेहुआ था, पर नए नक्श बहुत बढ़िया थे। इंस्पेक्टर की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। आप कहिए, आप सब गुलाल को कैसे जानते हैं? स्वाति बोली, सर, हम सब सड़क पर भीख मांगते थे। हमारे माँ बाप कौन है हम में से कोई नहीं जानता है। गुलाल दीदी से हम कुछ महीने पहले ही मिले थे। गुलाल दीदी हमें अच्छी जिंदगी देने के लिए लोगों के घरों में काम करती है और हम सब पूरा दिन मेहनत से कमाई करते हैं। कभी किसी की गाड़ी साफ करते हैं तो कभी किसी के जूते पॉलिश करते हैं। बस इसी तरह हम हर रोज मेहनत करके अपना पेट भरते हैं। गुलाल दीदी हम सबको रात को पढ़ाती है। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ। गुलाल दीदी हमें अच्छी जिंदगी देने के लिए लोगों के घरों में काम करती है। तो आप बताइए सर, वो लड़की क्या किसी के घर में चोरी कर सकती है? इंस्पेक्टर विजय स्वाति को देख रहा था। आप तो इन सबसे बड़ी है, फिर इन सबके साथ कैसे? स्वाति फीका सा मुस्कुराई। अपनों की मेहरबानी से। विजय ने थोड़ा सा हैरान होकर कहा, मैं समझा नहीं। स्वाति ने उसे बताया, हम 7 भाई बहन हैं। मैं घर में सबसे बड़ी थी। एक दिन एक आदमी हमारे घर में आया जो मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था। उसने मेरे घर वालों को पैसों का लालच देकर मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। अब इतने बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं था बाबा के लिए, इसलिए उन्होंने मेरा ब्याह मुझसे दुगनी उम्र के आदमी से कर दिया। ब्याह के बाद उसने अपनी हैवानियत का शिकार मुझे हर रोज बनाया। फिर एक दिन मुझे किसी और के पास भेज दिया, पर मैं वहां से भाग गई। बस यही मेरी कहानी है। विजय स्वाति के चेहरे की ओर देख रहा था। स्वाति के चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था। वो आदमी अब कहाँ है? उसने पूछा। जेल की सलाखों के पीछे, स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा। विजय हैरान होकर बोला, जेल में? स्वाति बोली, गुलाल दीदी को सबसे पहले मैं मिली, फिर दीदी को मैंने सब कुछ बता दिया। दीदी ने उस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे डलवाने के लिए बहुत मेहनत की है। सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, हमारी दीदी को छोड़ दीजिए, वो चोर नहीं है। विजय ने कुछ सोचते हुए कहा, आपकी बातें सुनकर मैं समझ गया हूँ, पर इन पर घर पे चोरी करने का आरोप लगा है। केस फाइल हो गया है। इनकी बेल करवानी होगी, तभी ये जेल से बाहर आ पाएंगी। बेल करवाने के लिए एक वकील की जरूरत पड़ेगी, तब गुलाल यहाँ से निकल पाएगी। मीठी बोली, स्वाति दीदी,
गुलाल दीदी को अपने साथ लेकर चलते हैं ना? मीठी ने बहुत ही मासूमियत से कहा तो स्वाति ने उसे अपने गोद में उठा लिया। तुम चिंता मत करो मीठी, हम दीदी को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। सच्ची दीदी? मीठी ने खुश होकर कहा। विजय ने पूछा, आप किसी वकील को जानती है? स्वाति बोली, नहीं सर। विजय ने उसे बताया, मैं एक वकील को जानता हूँ, उसे फोन करता हूँ, शायद वो आपकी मदद कर दे। विजय ने अपने फोन में से एक वकील का नंबर निकाला और उसे मिला दिया। बहुत देर तक विजय फोन मिलाता रहा पर संपर्क नहीं हो सका। नॉट रीचेबल आ रहा था। खुशी बोली, दीदी हमें कोई वकील ढूंढना होगा जल्दी। चलो हम सब पहले वकील को ढूंढते हैं। स्वाति ने मीठी को अपनी गोद में उठाया और सब बच्चों को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गई। तभी मीठी की नजर अबीर के साथ खड़े एक वकील पर पड़ी जो अबीर से बात कर रहा था। मीठी जल्दी से स्वाति की गोद में से उतरी और वकील के पास भागी। स्वाति चिल्लाई, मीठी रुको, कहाँ जा रही हो? मीठी अबीर के पास खड़े वकील के कोट के कोने को पकड़कर खींचने लगी। काले कोट वाले अंकल, काले कोट वाले अंकल, हमारी मदद करिए, हमारी गुलाल दीदी को बचाइए। तब तक सभी बच्चे मीठी के पास पहुंच गए। अबीर और वो वकील बच्चों को देखने लगे। सभी बच्चे एक साथ बोले, काले कोट वाले अंकल, हमारी दीदी को जेल से बाहर निकालिए, वो चोर नहीं है, वो तो हम बेसहारों का सहारा है। वकील अबीर की तरफ देखने लगा तो अबीर ने वकील को कुछ इशारा किया। वकील ने पूछा, पहले तुम सब में से एक जना पूरी बात बताओ मुझे कि क्या हुआ है। स्वाति ने वकील को सारी बात बता दी। रघु ने कहा, अंकल हम आपको हमारे सारे पैसे दे देंगे पर आप हमारी दीदी को बचा लीजिए। अबीर के दिमाग में कुछ चल रहा था। तुम्हारी दीदी तभी ही जेल से बाहर आएंगी जब वो इन कागजों पर अपने साइन करेगी। अबीर एक फाइल बच्चों के सामने हवा में लहराने लगा। वकील अबीर को घूरती निगाहों से देखने लगा। स्वाति बोली, ये कौन से कागज हैं? तुम्हारी दीदी के रिहाई के कागज है। अगर वो इन कागजों पर साइन कर देगी तो वो जेल से छूट जाएगी, अबीर ने कहा। मीठी ने उछलकर एकदम से वो फाइल अबीर के हाथों से छीन ली और पुलिस स्टेशन की तरफ भाग गई। मीठी! स्वाति और बच्चे मीठी का नाम पुकारते हुए उसके पीछे चले गए। पुलिस स्टेशन के बाहर वकील ने अबीर से पूछा, अबीर तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अबीर मुस्कुराया और अपने शेड्स को अपनी आंखों पर चढ़ाकर अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधकर अबीर ने अपनी कनपट्टी को खुजलाते हुए कहा, कुछ नहीं, अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ। वकील खींचकर, और कितनी बर्बाद करोगे तुम अपनी जिंदगी? क्या करने के लिए कह रहे हो तुम मुझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम हर बार कुछ ना कुछ उठपटांग हरकतें करते रहते हो और अपने साथ मुझे घसीट लेते हो। तुमने मुझे फोन करके जो पेपर्स बनाने के लिए कहा था वो मैंने बना लिए हैं और वो छोटी सी लड़की उस फाइल को लेकर अंदर चली गई है। अबीर मुस्कुराते हुए बोला, अब वही लड़की मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। अबीर! वकील इस बार थोड़ा सा गुस्सा हो गया तो अबीर ने वकील के कंधे पर हाथ रख दिया। रिलैक्स संजय, तू सिर्फ वकील नहीं, तू मेरा भाई और मेरा यार है। अब जल्दी जा, पहले उसे जेल से बाहर निकाल, फिर आगे की बात बाद में करते हैं। संजय गुस्से से भरे अंदाज में बोला, कमीने, हर बार मैं तेरे किए कर्मों की सजा भुगतता हूँ और मेरी माँ यानी तेरी चाची गायत्री और तेरी भाभी और मेरी पत्नी श्रुति मेरी क्लास लगाती है। अबीर हंसने लगा, इस बार नहीं लगाएगी। अबीर उसे गले से लगाने लगा तो वो छिटक कर अबीर से दूर हो गया। दूर रह मुझसे, छिछोरा कहीं का, कहकर संजय पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। अबीर संजय की हरकत देखकर हंसने लगा। पुलिस स्टेशन के अंदर सभी बच्चे गुलाल के सामने फाइल खोलकर खड़े थे। मीठी, दीदी इन कागजों पर साइन कर दो जल्दी से, आप फिर जेल से बाहर आ जाओगी। गुलाल हैरानी से फाइल को देखने लगी, फिर मीठी के हाथ से वो फाइल लेकर पढ़ने लगी। उसमें बेल पेपर्स थे। ये सब पेपर्स तुम्हें कहाँ से मिले? मैंने दिए हैं। विजय और गुलाल बच्चे सभी संजय को देखने लगे। विजय ने हैरान होकर कहा, तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा था पर नंबर नहीं लग रहा था तुम्हारा। संजय, नेटवर्क इशू होगा, तुम मुझे फोन क्यों कर रहे थे वैसे? विजय बोला, गुलाल की बेल करवाने के लिए वकील की जरूरत थी, इसलिए तुम्हें फोन कर रहा था, पर तुम यहाँ कैसे? संजय ने उसे बताया, किसी काम से यहाँ आया था तो सोचा तुमसे मिल लूं। फिर ये सब बच्चे मुझे बाहर मिल गए, इन्होंने मुझे सारी बात बताई तो मैं यहाँ इनकी बेल करवाने आ गया। संजय ने कहा, मिस गुलाल, मैं एडवोकेट संजय किशोर हूँ, आपका वकील। आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। गुलाल, पर सर मैं...
गुलाल को ये सब थोड़ा जल्दबाजी में होता हुआ महसूस हो रहा था। वो सोचने वाली मुद्रा में खड़ी हो गई। विजय ने कहा, गुलाल ज्यादा मत सोचिए, ये दिल्ली के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर है। इन्हीं को मैं फोन कर रहा था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है। अब तुम ज्यादा सोच विचार मत करो, साइन कर दो अपने बेल पेपर्स पर। हाँ दीदी, जल्दी से साइन कर दो इन कागजों पर। गुलाल का मन बिल्कुल नहीं मान रहा था पेपर्स पर साइन करने के लिए, पर बच्चों को देखकर उसने कागजों पर साइन कर लिया। जब लास्ट वाले पेपर को पढ़ने लगी तो संजय ने कहा, जल्दी साइन करिए वरना कोर्ट बंद हो जाएगा, फिर बेल नहीं मिल पाएगी। गुलाल ने बिना देखे बिना पढ़े उन पेपर्स पर साइन करके वो फाइल संजय को दे दी। हवलदार ने जेल का दरवाजा खोलकर गुलाल को जेल से बाहर निकाला। सभी बच्चे गुलाल से आकर लिपट गए। कुछ देर बाद विजय ने संजय से हाथ मिलाया। फिर संजय और बच्चे पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। विजय का पूरा ध्यान स्वाति पर था और वो उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। जब विजय स्वाति को देखकर मुस्कुरा रहा था तब गुलाल ने उसे देख लिया और वो भी मुस्कुरा दी। अबीर अपने शेड्स अपनी आंखों पर चढ़ाकर अपनी गाड़ी से अपने पैर क्रॉस करके खड़ा था। गुलाल ने जब अबीर को वहां देखा तो वो उसे अनदेखा करके जाने लगी। मिस गुलाल, अबीर ने गुलाल को जाते हुए टोक दिया। गुलाल ने पीछे मुड़कर देखा तो अबीर मुस्कुरा रहा था। आप जेल से बाहर आ गई तो उसकी फीस नहीं भरेंगी? गुलाल अपनी पीठ अबीर की तरफ करके खड़ी थी। वकील साहब की फीस हम जल्द से जल्द भर देंगे, कहकर वहां से जाने लगी। मिस गुलाल, लगता है आपने बेल पेपर साइन करने से पहले अच्छे से नहीं पढ़े हैं, इसलिए आप यहाँ से मुझसे मिले बिना ही जा रही हो, अबीर बोला। गुलाल ने हैरानी से कहा, क्या मतलब है आपका? मतलब ये, अबीर जो चाहता है उसे वो हासिल करके रहता है, फिर चाहे रास्ता सही हो या गलत मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलाल, मतलब आपने हमें धोखा दिया और ये वकील साहब भी आपके साथ मिले हुए हैं? गुलाल ने गुस्से से दोनों को देखा। अबीर बोला, मैंने धोखा बिल्कुल नहीं दिया है, बस तुम्हें जेल से बाहर निकालने की कीमत ली है जो कि मेरा हक है। किसी को धोखा देकर उससे उसका सब कुछ छीन लेना, फिर देवता बन जाना। गुलाल गुस्से से बोली। अबीर अब जोर से हंसने लगा। सही पहचाना तुमने मुझे, मैं देवता नहीं राक्षस हूँ। राक्षस कभी किसी पर रहम नहीं करता है। आखिर अबीर ने धोखे से गुलाल से किन पेपर्स पर साइन ले लिए थे? गुलाल को अपनी रिहाई की क्या कीमत चुकानी पड़ी थी? जानने के लिए सुनिए यू आर ओनली माइन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 5। गुलाल की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़क आए। हमें नहीं पता था आप अपने मकसद में कामयाब होने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे, पर आपको कभी कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ रुसवाई ही मिलेगी हमसे। अबीर अपने लिए खुद नई राहें बनाता है, जब किसी राह पर चलते हुए मेरे पैरों में कांटे चुभ रहे हो तो। आप कभी खुश नहीं रहेंगे। आपने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया है। आपका हम पर कभी कोई हक नहीं होगा। तुम अब से मेरी लीगल वाइफ हो। रही बात तुम पर हक जताने की, तो वो हक कानून ने मुझे दे दिया है। जब चाहे वो हक मैं तुमसे ले सकता हूँ। तभी वहां एक गाड़ी आई जिसमें से एक ड्राइवर बाहर आया। उसने अबीर को सलाम किया। सर, आपने जैसे कहा था सब इंतजाम हो गया है। अबीर ने बच्चों की तरफ देखकर कहा, तुम सब पढ़ना चाहते हो? सब बच्चे एक साथ बोले, हम पढ़ना चाहते हैं, पर हमारे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए। डोंट वरी, तुम सबको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए तुम सब अब देहरादून के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ोगे और वहीं रहोगे। सभी बच्चों की आंखें खुशी से चमकने लगी। सच अंकल, हम वहाँ पढ़ेंगे? अबीर ने गुलाल की तरफ देखकर कहा, पूछ लो अपनी दीदी से, इसने ही तुम्हारी एडमिशन वहाँ करवाई है। सच दीदी, हम वहाँ पढ़ेंगे? गुलाल ने अबीर की तरफ देखा जो उसे देखकर टेढ़ा सा मुस्कुरा रहा था। गुलाल ने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें अपने गले से लगा लिया। तुम सब वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ना। दीदी, आप हमारे साथ नहीं आएंगी वहाँ? तुम्हारी दीदी तुम सबसे मिलने आती रहेगी वहाँ। अबीर अपने हाथ अपने सीने पर बांधकर खड़ा होकर देख रहा था। अबीर, स्वाति, तुम्हारा एडमिशन यहाँ दिल्ली के कॉलेज में हुआ है। हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है वहाँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, हमें अब चलना चाहिए, ड्राइवर ने कहा। अबीर, बच्चों, अब तुम सब जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। सभी बच्चे गाड़ी में बैठ गए और जब गाड़ी चलने लगी तो सभी बच्चों ने गुलाल को देखकर अपने अपने हाथ हिलाए।
गुलाल उन सब के जाने के बाद बहुत रोई। अब तुम वही करोगी जो मैं करने के लिए तुम्हें कहूंगा। गुलाल खुद को इस समय असहाय महसूस कर रही थी। ये मुझे माँ से और मेरी बीवी से पिटवाएगा। संजय खड़ा खड़ा बस अपने बारे में सोचने लगा। चले। अबीर संजय के कान के पास जाकर जोर से चिल्लाया, आपने एक वकील होकर एक गलत काम में इनका साथ दिया है। गुलाल ने बेहद नाराजगी से देखकर आपने एक वकील होकर एक गलत काम में इनका साथ दिया है। गुलाल ने बेहद नाराजगी से देखकर संजय से कहा। संजय ने अबीर को घूर के देखा। तुमने इससे शादी क्यों की? अरे ज्यादा मत सोच यार। कुछ घंटों बाद तीनों अबीर के पर्सनल जेट से इंदौर पहुंच गए। बड़ा सा बंगला जिसके घर के दरवाजे पर अबीर, संजय और गुलाल खड़े थे और उन्हें घूर कर देखती हुई दो औरतें जो थी गायत्री और श्रुति। गायत्री, आ गए लाड साहब। गायत्री जी ने अबीर को घूर कर देखा। पहले इनकी आरती उतारो, फिर इनकी पूजा मैं करूंगी। गायत्री जी की बातें सुनकर संजय के तो होश उड़ गए और अबीर पर तो जैसे गायत्री जी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। श्रुति संजय की वाइफ जो संजय को घूर रही थी और संजय उससे बचने की कोशिश कर रहा था। श्रुति, आइए देवर जी मेरे सामने और हमारी देवरानी को अपने बगल में खड़ा करिए। गुलाल अपना सिर झुकाए खड़ी थी। श्रुति ने दोनों की आरती उतारी, फिर गुलाल के चेहरे को उसकी ठुड्डी से ऊपर उठाया तो गायत्री जी की आंखें हैरानी से फैल गई। गुलाल को देखकर उनकी आंखें आंसू बहाने लगी। मेरी शोना। गुलाल ने जब गायत्री जी के मुंह से शोना सुना तो वो एकदम से गायत्री जी के पास भागी और रोते हुए उनके गले से लग गई। गुलाल और गायत्री जी एक दूसरे को देखकर बहुत भावुक हो गए। दोनों एक दूसरे के गले से लगकर रोने लगी। अबीर, संजय और श्रुति हैरानी से एकटक दोनों को देख रहे थे। गायत्री जी ने गुलाल को उसके कंधों से पकड़ा और उसे घर के अंदर हॉल में ले आई। गायत्री जी ने गुलाल को अपने पास सोफे पर बिठा लिया तो गुलाल उनके कंधे पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। अबीर वहीं हॉल में दीवार से सटकर अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर खड़ा हो गया और गुलाल को बिना भाव के देखने लगा। संजय, श्रुति भी गायत्री जी और गुलाल को इसी तरह रोते हुए देखकर हैरत में पड़ गई। गुलाल को रोते हुए हिचकियां आने लगी तो गायत्री जी ने अपनी गीली आंखें पोंछकर श्रुति को गुलाल के लिए पानी लाने को इशारा किया। श्रुति गायत्री जी का इशारा समझकर फौरन किचन की तरफ गई और वहां से पानी का ग्लास लेकर आई। माँ, पानी। श्रुति ने पानी का ग्लास गायत्री जी के आगे कर दिया। गायत्री जी ने पानी का ग्लास श्रुति के हाथ से लेकर गुलाल के होठों से लगा लिया, पर गुलाल रोते हुए हिचकियां ले रही थी। शोना, पानी पी लो बेटा। गुलाल ने रोते हुए ना में सिर हिला दिया तो गायत्री जी ने खुद ही गुलाल के होठों से पानी का ग्लास लगाकर उसे पानी पिलाने लगी। कुछ देर बाद गुलाल गायत्री जी के कंधे पर सिर रखकर बैठ गई थी। अबीर गुलाल की आंखें देख रहा था जो रोने की वजह से सूज गई थी और लाल हो गई थी। गुलाल की आंखों की लालिमा धीरे धीरे अबीर की आंखों में उतरने लगी। गायत्री जी ने गुलाल के गाल को थपथपाया। शोना, मैंने और तुम्हारे मौसा जी ने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर तुम्हारी कोई भी खबर हमें नहीं मिली। गुलाल ने सिसकियां लेते हुए कहा, मासी, वो भयानक रात हम कभी नहीं भूल सकते हैं। उस काली रात ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया मासी, सब कुछ छीन लिया हमसे। गुलाल एक बार फिर से रोने लगी। मासी, हम और पापा माँ आपसे मिलने इंदौर आ रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी गाड़ी के सामने तेज रफ्तार से आता हुआ एक ट्रक ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी। वो ट्रक वहां से टक्कर मारकर निकल गया। माँ, पापा और हम खून से लथपथ थे। माँ दर्द से कराहने लगी। पापा का भी वही हाल था, पर हम पता नहीं कैसे बच गए। हमें चोट तो आई थी, पर माँ पापा जितनी नहीं आई थी। माँ दर्द भरी आवाज में हमारा नाम पुकारने लगी, शोना बेटा, शोना बेटा। हमारी गोद में पापा का सिर था जो दर्द से बुरी तरह तड़प रहे थे। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें, कैसे हम अपने माँ पापा को बचाएं। हमने रोते हुए सबसे मदद की गुहार लगाई, पर उस सड़क से गुजरे लोगों ने हमारी कोई मदद नहीं की। हमारे सामने हमारे माँ पापा दर्द से तड़प रहे थे, पर हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी पापा ने दर्द से कांपती हुई आवाज में हमारा नाम पुकारा, शोना। हमने पापा के सिर को अपनी बाहों में ले लिया। पापा, पापा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। शोना। पापा ने हमारा नाम लिया, फिर हल्के से मुस्कुराए और फिर उनका सिर हमारी बाहों में लटक गया। हम रोने लगे।
पापा नहीं, पापा हम आपको इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकते, प्लीज पापा प्लीज कम बैक प्लीज, कहकर रोने भी लगे। मासी, हमारे पापा ने हमारी गोद में अपना दम तोड़ दिया और हम बस देखते रहे, कुछ ना कर पाए। शोना शोना, माँ, हमने पापा का सिर अपनी बाह से हटाकर पापा को सड़क पर लिटा दिया और हम सड़क पर ही घुटनों के बल माँ के पास गए। माँ को दर्द में तड़पते हुए देखकर अपने सीने से लगा लिया। शोना शोना, माँ की आवाज टूटने लगी। हमने रोते हुए माँ को अपने सीने में भींच लिया। माँ प्लीज हमें छोड़कर मत जाना, माँ प्लीज, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। माँ, हमें भी अपने साथ ले चलिए, हमें नहीं रहना यहाँ पर। शोना शोना, ये कहते हुए माँ चली गई। माँ ने टूटे फूटे शब्दों में मामा का नाम लिया। शैलेश। हाँ माँ, मामा क्या? शोना, बचकर रहना उनसे, वो अच्छे आदमी नहीं है। उन्होंने तुम्हारे पापा को धमकी दी थी कि अगर तुम्हारे पापा ने अपनी करोड़ों की जायदाद उसके नाम नहीं की तो वो हम सबको मार डालेंगे। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे मामा की एक नहीं मानी और अपनी चल अचल संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है। हमारा एक्सीडेंट भी उसी ने कराया होगा बेटा। अगर उसको पता चला कि तुम जिंदा हो तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। शोनम, मेरी बच्ची, तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाना। 1 महीने बाद तुम 18 की हो जाओगी, फिर पूरी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी। तब तक उसके सामने मत आना, तुम चली जाना यहाँ से बहुत दूर। फिर अचानक से माँ की अजीब सी आवाज आई। हमने देखा हमारी माँ भी हमें छोड़कर जा चुकी थी। हमने अपना पूरा परिवार खो दिया मासी। हमने अपने माँ पापा को हमेशा के लिए खो दिया। गुलाल गायत्री जी के गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी। संजय, श्रुति, गुलाल के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानकर वो भी खुद को रोने से रोक ना पाए। अबीर की आंखों में नमी नहीं थी, पर चेहरा एकदम सख्त था। गुलाल ने रोते हुए फिर से अपनी बात जारी रखी। मासी, पिछले 2 साल से हम बस भटक रहे हैं। इस बीच हम आपके पास इंदौर आए थे आपसे मिलने, पर उस दिन घर में भीड़ देखी। हमने एक आदमी से पूछा कि यहाँ भीड़ क्यों लगी है। उस आदमी ने हमें बताया कि मौसा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम आपसे मिलने घर के अंदर आने लगे तो हमें भीड़ में मामा दिखाई दिए। हम उन्हें आपके यहाँ देखकर आपके घर की दहलीज से वापस लौट गए। पूरे घर में गुलाल की सिसकियां गूंजने लगी। कुछ घंटों बाद सबने खाना खाया, पर गुलाल ने खाना नहीं खाया। सब बैठे हुए थे। अबीर चुपचाप अपने फोन को स्क्रॉल करने में लगा हुआ था। गुलाल ने अपना चेहरा अब भी अपने दुपट्टे से ढका हुआ था। गायत्री जी ने गुलाल के चेहरे से उसके दुपट्टे को हटाने के लिए जैसे ही अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया तो गुलाल ने बीच में ही उनका हाथ पकड़ लिया। मासी प्लीज, अभी नहीं। मासी, हमें हमारा चेहरा किसी को नहीं दिखाना है। हम जैसे हैं खुश है। माँ पापा की गोद से क्या निकले। इस दुनिया ने तो हमें दुनियादारी सिखा दी। समाज में अकेली लड़की को बस हवस और वाह। मासी प्लीज, अभी नहीं। मासी, हमें हमारा चेहरा किसी को नहीं दिखाना है। हम जैसे हैं खुश है। माँ पापा की गोद से क्या निकले। इस दुनिया ने तो हमें दुनियादारी सिखा दी। समाज में अकेली लड़की को बस हवस और वासना की निगाहों से देखा जाता है। किसी लड़की को इज्जत देने से जैसे इस समाज की इज्जत कम हो जाएगी। गुलाल ने ये बात जिस तरह से कही उससे सबको अंदाजा हो गया कि गुलाल के साथ कुछ तो बुरा हुआ, कि जिसकी वजह से गुलाल को अपना चेहरा ढक कर रखना पड़ा है। आखिर आगे क्या होगा, पूरी कहानी जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।